स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपनी अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं आप ही के अपने फेवरेट चैनल टीच टेक कॉमर्स पर। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो आइए आज हम लोग मिल करके एक नई चीज़ पढ़ने वाले हैं। एक क्लास में आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिसमें हम लोग जो हमारा क्लास 12 अकाउंट्स का पहला चैप्टर है उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसे हम लोग साथ में मिलकर डिस्कस करेंगे, समझेंगे, जानेंगे और इसको सीखेंगे। अब ये ज़रूरी क्यों है बेटा? क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इसी से रिलेटेड, इसलिए मैं ये टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ। मैंने आपको बोला ही था कि टॉपिक वाइज हम वीडियोस लेकर आएंगे, टॉपिक वाइज हम आपके लिए क्लासेस लाएंगे जिसमें हम हर चैप्टर के टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके, तो आइए आप सभी का पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ये जो टॉपिक है बेसिकली ये चैप्टर 1 का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक क्या है बेटा? देखो, प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन आ जाता है और क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता है कि भाई साहब कुछ पार्टनर्स हैं, उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है या उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, राइट? तो वो आपको क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा। ये प्रोविजंस हैं जो आपके माइंड में सेट होने चाहिए, जो आपको पता होने चाहिए। उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो पहले तो हम चलते हैं थोड़ा बेसिक से इस चीज़ को समझते हैं। डायरेक्टली मैं आपको प्रोविजन नहीं बताने वाली हूँ, थोड़ा सा बेसिक से हम समझेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो बेटा आपको पता ही है कि जो हमारे स्टार्टिंग के चैप्टर्स है पूरे पार्टनरशिप पे बेस्ड है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनर्स, और ये पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? तो बहुत ही सिंपल सी बात है। एक पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है जहां पर 2-3 इंडिविजुअल्स मिल करके कोई बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस को हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। समझ में आया? मान के चलिए बेटा कि ये जो है 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है? मान लो कि ये 3 पार्टनर्स हैं, एक ये हो गया भाई साहब आपका दूसरा, और ये मान लो तीसरा। ये आपके 3 पार्टनर्स हैं, ये मिल करके तीनों भाई साहब तीनों ये क्या कर रहे हैं, मिल करके एक बिजनेस को रन कर रहे हैं, जैसे हम सिंपली क्या कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म कहते हैं ना। तीनों भाई, अब ये तीनों क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। और ये तीनों कौन हो गए? पार्टनर्स हो गए। सिंपल सी बात है। अब जब भी कोई 2-3 इंडिविजुअल मिल करके काम करेंगे तो भाई लड़ाई झगड़े के चांसेस हो सकते हैं। होता है कि नहीं होते? कि भाई कोई पता चले ज्यादा प्रॉफिट लेके चला गया, क्योंकि ये प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहे हैं, तो जो भी प्रॉफिट होगा जाहिर सी बात है ना यार कि जो भी प्रॉफिट होगा वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तीनों में ही बटेगा, ठीक है? अब बिजनेस करेंगे तो करने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा, तीनों को ही लगाना पड़ेगा। तो इसका क्या रेशो या क्या प्रपोर्शन रहेगा कि कौन कितना पैसा लगाएगा, कौन कितना प्रॉफिट में शेयर लेगा, इन सब के लिए एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। बिना एग्रीमेंट के ये तीनों बिजनेस नहीं कर सकते, अदरवाइज आगे जाके भविष्य किसने देखा, तीनों में बेटा लड़ाई वड़ाई हो गई, झगड़े वगड़े हो गए तो फिर क्या ही फायदा। इसलिए ये तीनों मिल करके एक एग्रीमेंट को तैयार करेंगे। क्या करेंगे? एक एग्रीमेंट तैयार करेंगे जिसमें सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाएंगी कि कैसे ये लोग बिजनेस करने वाले हैं, कितना पैसा कौन लगाएगा, कौन कितना प्रॉफिट में शेयर लेगा, उसके अलावा किसको सैलरी मिलेगी या नहीं भी मिलेगी, इंटरेस्ट यदि मिल रहा है कैपिटल पे तो वो कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यदि चार्ज हो रहा है तो वो, मतलब तमाम चीज़ें, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट आपके एग्रीमेंट होने चाहिए वो इस एग्रीमेंट में लिखे जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट टर्म है ये पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? तो बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको बता दिया। जब कोई 2-3 इंडिविजुअल मिल करके पार्टनर्स बनते हैं और पार्टनरशिप बिजनेस को रन करते हैं, उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है जो कि लिखित है, रिटर्न है। अब देखो ये सब कुछ एक पेपर पर लिखा हुआ है, इन्होंने 4-5 पन्नों का एक एग्रीमेंट तैयार होता है, जैसे ये तीनों साइन करेंगे, है ना? तीनों ये साइन करेंगे एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट को क्या कहते हैं बेटा? पार्टनरशिप डीड। अब जब भी कोई दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा या कोई भी प्रॉफिट को शेयर कैसे करें, कितना पैसा लगाएं बिजनेस में, कौन कितना लेकर आएगा, जब भी इन चीज़ों को लेके कोई भी दिक्कत आएगी तो ये क्या बात मानेंगे? जो इस एग्रीमेंट में लिखी गई होगी उसको ही मानेंगे। सिंपल सी बात है भैया, बहुत ही बेसिक चीज़ है।
अब कई बार कुछ पार्टनरशिप ऐसी हो जाती है जिसमें ये एग्रीमेंट नहीं होता। अब होगा तो ये फॉलो होगा, इसमें तो फिर कोई वो ही नहीं है ना, कोई मतलब कोई दूसरी चीज़ ही नहीं है। तो अगर एग्रीमेंट है तो वो फॉलो करो। इफ इन एनी केस यदि एग्रीमेंट नहीं है तो फिर क्या होगा? बेटा, तो उसका भी सॉल्यूशन है जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि यदि पार्टनर्स के बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, इस केस में ये प्रोविजंस हैं जो फॉलो करना है। अब समझ में आया बेटा? ये प्रोविजंस मैं अपने मन से बनाकर नहीं लाई हूँ, है ना, ये कोई प्रोविजन किसी के पर्सनल नहीं है, ये वो प्रोविजंस हैं जो ऑलरेडी पार्टनर जो शिप एक्ट है, मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 का, उसके अकॉर्डिंग ये प्रोविजन लिखे गए हैं। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? याद रखना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो एक्ट है उसके तहत ये प्रोविजंस हैं। तो देखो वही लिखा है, प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बेटा यदि पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच में नहीं है तब उस केस में कौन से प्रोविजंस उनको फॉलो करने हैं, वो पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो वो यहाँ पर प्रोविजंस बताए गए हैं, जिन्हें एक एक करके हम पढ़ेंगे, समझेंगे, बहुत ही आसान है। होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? क्योंकि एग्जाम में ना क्वेश्चन आ जाएगा, कुछ भी दे देंगे वो लोग, ठीक है, कि ये पार्टनर्स हैं, इनका ये प्रॉफिट शेयर, मतलब इतना इनका प्रॉफिट है, इतनी इनकी कैपिटल है, इतनी इनकी ड्रॉइंग है, सब बता देंगे आपको क्वेश्चन में ना कि 3 पार्टनर्स हैं, इतना इनका प्रॉफिट हुआ है, इतना इनका कैपिटल है तीनों का, और इतनी तीनों की ड्रॉइंग है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा और आखिरी में वो ये लिख के देते हैं क्वेश्चन में कि इनके बीच में कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। अब आपको फिर सारी चीजें करनी है, आपको फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और प्रॉफिट का कॉन्ट्रीब्यूशन करना है। अब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर किस अकॉर्डिंग करोगे? मन से नहीं करना है, प्रोविजन के अकॉर्डिंग करना है। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इन प्रोविजंस को माइंड में रखें। रटने की आवश्यकता तो पड़ेगी नहीं क्योंकि बहुत आसान है, मैं भी समझा दूंगी, 2 मिनट में आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर आप इनको आराम से माइंड में रखना। क्वेश्चन यदि आ जाएगा जिसमें ऐसा दिया है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है भैया, उस केस में आपको ये प्रोविजंस अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, डोंट वरी, धीरे धीरे करके हम क्लासेस लाएंगे जिसमें कॉन्सेप्ट्स तो हो ही रहे हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ना स्टार्ट कर ही दिया है, क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए क्या लिखा है देखो, इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड और इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अब ये साइलेंट क्या होता है बेटा? पहले तो इन्होंने क्या बोला है कि यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये प्रोविजन फॉलो होंगे, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है पार्टनरशिप डीड तो होती है पर वो कुछ मैटर को लेकर, कुछ चीजों को लेकर के साइलेंट होती है। क्या हो गया इसका मतलब? देखो मैं बताती हूँ आपको। मान लो इनके बीच में एक एग्रीमेंट है जिसमें बेटा सैलरी को लेके कोई बात नहीं कही गई है ना। इस एग्रीमेंट में प्रॉफिट कैसे शेयर करना है वो दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगाना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब दिया है। पर इन्होंने एक चीज जो इनकी पार्टनरशिप डीड में नहीं है वो है सैलरी को लेकर। सैलरी को लेकर कोई इन्होंने चीज पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखी, इसका मतलब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है सैलरी को लेकर। ठीक है बेटा, ये जो लिखा है ना वर्ड कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी मैटर, जैसे सैलरी को लेकर यदि कोई मैटर है आपका, उसको लेकर के सैलरी से रिलेटेड आपके यदि पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा है, बाकी सबके बारे में लिखा है पर सैलरी के बारे में यदि कुछ नहीं लिखा है, तो हम क्या बोलेंगे कि सैलरी से रिलेटेड पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा उसमें। इस केस में आप जो चीज प्रोविजन में लिखी है उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, नाउ इट डज नॉट हैव अ क्लॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर, द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। याद रखिएगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को हम फॉलो करते हैं। क्या करते हैं बेटा? हम इसको फॉलो करते हैं। अब आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला मैटर है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस। सबसे पहली बात कि यदि पार्टनर्स में एग्रीमेंट ही नहीं है तो जो भी इनका जो बिजनेस है पार्टनरशिप फर्म में, उसमें जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा वो कैसे बटेगा भैया? कैसे बटेगा? अब यदि इनने डिसाइड करके रखा होता कि भाई साहब हम इसको 1:2:3 में बांटेंगे, है ना, ऐसा कुछ रेशो होता है इनका, तो उसमें ये तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता। या अगर इन्होंने कोई दूसरा रेशो या जो भी रेशो इन्होंने डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग हम इनको बांटते, पर इनने ऐसा कुछ डिसाइड ही नहीं किया। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं, जब भी कोई पार्टनरशिप में आता है ना तो मतलब ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है पार्टनरशिप डीड बनाना, पर ये एक आप कह सकते हो यदि आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है तो आप एक सेफर साइड पे हो, क्योंकि यदि कुछ चीज ओरल हो रही है, मतलब बोल के यदि कर रहे हो आप कि हाँ इतना अगर प्रॉफिट होगा तो 1:2:3 में बांट लेंगे, इतना कैपिटल ले आएंगे, बोल के करा आपने, कुछ भी आपके पास रिटर्न प्रूफ नहीं। भैया देखो कोर्ट जो है वो प्रूफ मांगती है ना। अगर आप बोलोगे हमने तो बोल के कर लिया था कि हाँ ऐसा ऐसा कर लेंगे, इतना प्रॉफिट बांट लेंगे, इतनी कैपिटल ले आएंगे, तो कोर्ट बोलेगा आपके पास कुछ प्रूफ है?
आप बोलोगे नहीं हमने तो बोल के किया था, सामने वाला बदल गया, आपके पता चले ये पार्टनर्स में से 2 बदल गए, तो फिर इसीलिए बेटर है, सेफर साइड ये रहता है कि आप एक रिटर्न एग्रीमेंट कर लो, लिख के रख लो, चीजें साइन कर लो ताकि सबूत रहे, आगे जाके कुछ गड़बड़ हो तो सबूत रहे, ठीक है। सेफर साइड है कि आप एक रिटर्न एग्रीमेंट रख लीजिए इंस्टेड ऑफ ओरल एग्रीमेंट, ठीक है। बोल के एग्रीमेंट करोगे तो कोई सबूत नहीं रहेगा, लिख कर करोगे तो सबूत रहेगा। अब आगे देखिए क्या था यहाँ पर, प्रॉफिट या लॉस की क्या शेयरिंग होगी, तो जाहिर सी बात है यदि कुछ भी डिसाइड नहीं करा है, कुछ भी नहीं है, तो फिर बराबर बांटो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बराबर बटेगा, ठीक है। सो प्रॉफिट लॉस और लॉस आर शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर, ठीक है। तो यदि कुछ नहीं डिसाइड किया तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांटना है, बराबर बराबर बांटना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, सबको बराबर बटेगा। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पता ही होगा, पार्टनर्स जो बिजनेस चलाते हैं उसमें पैसा लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। अब ये यदि बिजनेस को चला रहे हैं तो भाई साहब ये कुछ ना कुछ पैसा ला रहे होंगे जिसको कैपिटल कह रहे हैं। अब क्योंकि ये पैसा ला रहे हैं तो उनको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी मिलेगा, 5% 10% जैसा भी एग्रीमेंट में जो लिखा होगा उसके हिसाब से देंगे। लेकिन यदि एग्रीमेंट नहीं है तो फिर इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, किसी को भी नहीं, तीनों पार्टनर्स को ही नहीं दिया जाएगा। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड और अलाउड टू पार्टनर्स, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, कोई भी परसेंट में इंटरेस्ट नहीं देंगे। अगर एग्रीमेंट में था कि हाँ 5% देना है 10% तो दो, नहीं है एग्रीमेंट, नहीं है पार्टनरशिप डीड तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अगला देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है, कई बार क्या होता है ना कि ये जो पार्टनर्स हैं इनको पर्सनल, देखो ड्राइंग का मतलब तो आपको पता ही है, जब ओनर पर्सनल खर्चों के लिए बिजनेस से या तो कैश लेता है या कोई गुड्स लेता है या सर्विसेज लेता है। तो यदि ये भी पार्टनर अपनी फर्म में से या तो कैश विड्रॉ कर लें खुद के खर्चों के लिए, पर्सनल खर्चों के लिए, या कोई गुड्स एंड सर्विसेज ले लें, तो वो हो गई ड्राइंग। अब जब ये ड्राइंग करते हैं तो इनको इंटरेस्ट बिजनेस को देना पड़ता है, फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो यदि आपने एग्रीमेंट में लिखा है कोई भी परसेंट तो उस परसेंट पे ये फर्म को इंटरेस्ट देंगे। लेकिन यदि नहीं है तो फिर प्रोविजन क्या कहता है कि कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाता, पार्टनर से कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। इट इज रिटन इन दी प्रोविजन। अगला देख लो, इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन बाय पार्टनर। कई बार क्या होता है बेटे, तो मान लो ये जो एक पार्टनर है इसके पास भैया बहुत पैसा है, तो इसने फर्म को क्या दे दिया, लोन दे दिया, कोई क्या दे दिया, किसी भी अमाउंट का लोन दे दिया, पार्टनर ने फर्म को लोन दे दिया। अब जब भी आप भी बैंक से लोन लेकर आए होंगे, कभी घर में परिवार में किसी ने भी बैंक से लोन लिया होगा, तो भाई साहब बैंक को ब्याज या इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ता है, फ्री में नहीं देती बैंक लोन, है ना, उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है हमको। सेम यहाँ पर भी होगा, यदि फर्म पार्टनर से लोन ले रही है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो पार्टनर को क्या दे, इंटरेस्ट दे, इंटरेस्ट दे। और ये एक तरीके का कंपलसरी एक ऐसा एक्सपेंस है जो देना ही पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपने एग्रीमेंट में कुछ ऐसा डिसाइड करा है कि यदि फर्म पार्टनर से लोन लेती है तो उसको 10% इंटरेस्ट देगी, 15 देगी, तो फिर उसके अकॉर्डिंग चलो। लेकिन यदि आपने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है तो भाई साहब याद रखो 6% पर एनम का इंटरेस्ट, मतलब साल भर में 6% इंटरेस्ट दो। यदि 2 लाख का लोन लिया है तो 2 लाख पे साल भर में 6% निकालो और उसको इंटरेस्ट दो। कौन, फर्म देगी पार्टनर को, है ना, पार्टनर ने इसको लोन दिया है भैया, इसको मतलब बिजनेस को, तो बिजनेस जो है पार्टनर को इंटरेस्ट देगी 6%, साल भर का 6% लगा के, वो जितना भी लोन का अमाउंट होगा उस पर 6% इंटरेस्ट लगा करके वो उसको पे करेगी। कंपलसरी है ये, ठीक है, इट इज कंपलसरी। नाउ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, मतलब मैंने बताया, इस पे भी मैंने आपको एक वीडियो दिया है, ठीक है, या भी हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब क्या हो गया इसका, कि ये जो है अब आप मुझे बात बताओ, अच्छा आपने बैंक से लोन लिया, अब यदि आपको प्रॉफिट है तो आप इंटरेस्ट उसको दोगे बैंक को, लेकिन यदि आपको लॉस हो गया तो क्या बैंक आपका इंटरेस्ट माफ कर देगी? क्या बैंक इतनी अच्छी है कि वो कह दे कि ठीक है आपको लॉस है, आपके पास पैसा नहीं है तो इस महीने का इंटरेस्ट मत दो या इस साल का इंटरेस्ट मत दो? क्या बैंक ऐसा करेगा? बैंक को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपको प्रॉफिट है कि लॉस है, बैंक तो बोलेगी भाई इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, आपको प्रॉफिट है लॉस है वो आप देखिए, मुझे तो टाइम टू टाइम आप इंटरेस्ट दो, जितना अमाउंट है उतना दो। सेम यहाँ पर भी है ना, कि भले फर्म को प्रॉफिट है लॉस है दैट डजंट मैटर्स, ठीक है, फर्म को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, फर्म पार्टनर को तो इंटरेस्ट देगी, कंपलसरी है, 6% का देना ही पड़ेगा, ठीक है बेटा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इसको ही कहते हैं। इट मींस इंटरेस्ट इज पेबल इवन इफ देयर इज अ लॉस,
यदि देखो प्रॉफिट है तो दे ही देगी भैया, खूब पैसा है, लेकिन यदि लॉस भी हो रहा है ना, उस कंडीशन में भी जो फर्म है वो पार्टनर को इंटरेस्ट देगी कैसे ना कैसे करके, क्योंकि वो खर्चा है, वो देना ही पड़ेगा। आपको बैंक का ब्याज देना पड़ता है, वैसे ही यहाँ पर भी फर्म को पार्टनर को देना ही पड़ेगा, कोई इसके लिए वो नहीं है। ठीक है बेटा, अगला देख लो, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। पार्टनर को किसी भी तरीके का कोई रेम्यूनरेशन नहीं देना पड़ता, नहीं देने की कोई जरूरत नहीं। रेम्यूनरेशन मतलब कोई भी सैलरी या कमीशन, कुछ भी सैलरी देना या उनको कमीशन देना या किसी भी तरीके की चीजें वो पे नहीं करी जाती है, पार्टनर को नहीं देना है। समझ गए? तो यदि इनमें से कोई भी चीज, कोई भी ऐसी चीज है जो आपके एग्रीमेंट में नहीं है, तो फिर आप इनको फॉलो कर लो। फटाफट से एक बार और रिवाइज करेंगे, बहुत जल्दी से एक चीज और फटाफट से रिवाइज कर लो, कैसे क्या क्या चीजें थी। तो देखो, प्रॉफिट या लॉस कैसे बांटेंगे? बराबर बांटेंगे। ठीक है, जल्दी से रिवाइज करो, कैसे बांटना है? बराबर बांटना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो, दोनों ही नहीं होते, है ना फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी पार्टनर को, ना पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेगी, दोनों ही का कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद हाँ, यदि फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो भी साल भर का 6% देना, याद रखना बेटा, ये 6% याद रखिएगा, 6% पर एनम देना पड़ेगा, इट इज कंपलसरी। हाँ, अगर आपने एग्रीमेंट में कुछ डिसाइड करा है कि 10% देंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप चलिए, लेकिन यदि आपने कुछ नहीं डिसाइड करा है देन 6% पर एनम कंपलसरी है। आखिरी है बेटा कि पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। अगर एग्रीमेंट में होता तो देते, नहीं है तो किसी पार्टनर को कुछ भी नहीं देना है। तो ये कुछ प्रोविजंस है। होता क्या है, क्वेश्चन में आपको पूरी कहानी देंगे, है ना, कि पार्टनर्स हैं, ये उनका प्रॉफिट है, ये उनकी कैपिटल है, ये उनकी ड्रॉइंग है, और आखिरी में देंगे कि उनके बीच में पार्टनरशिप डीड ही नहीं है। तो फिर आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? ये हो गया। अब देखो आगे और कुछ भी चीजें, उनको भी हम देख लेते हैं, आगे की चीजों को भी एक बार हम देख लें। कुछ और भी चीजें हैं जो आपके एक्ट में लिखी गई है ना, इंपॉर्टेंट बेटा, पर वो 5 थी, है ना। एक बार और दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, इंपॉर्टेंट जो है वो ये 5 थी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है उसको एक बार रीड आउट करेंगे। सम अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कुछ अदर प्रोविजंस भी हैं जो आपको जनरली पता होने चाहिए। अब आप एक अकाउंट्स के स्टूडेंट हो तो आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए कि सबसे पहला है, इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री अ माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। ये जो बात है वो सेक्शन 30 के अंतर्गत लिखी गई है। अभी इतने सेक्शन वेक्शन याद करने की तो जरूरत नहीं है, एग्जाम में कोई सेक्शन नहीं आते हैं, है ना। अपन कोई अभी CA/CS का एग्जाम देने तो जा नहीं रहे हैं, अभी अपन 12th में ही है, तो ये सेक्शन के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो बेटा यहाँ पे बात ये लिखी गई है कि यदि सभी मतलब मान लो यदि 3 पार्टनर है, तो यदि अगर तीनों एग्री हैं, तीनों ये चाह रहे हैं, तो वो चाहें तो एक माइनर को भी पार्टनरशिप में लेकर आ सकते हैं। माइनर मतलब जो 18 साल से कम है, उसको भी आप पार्टनरशिप में ला सकते हो, लेकिन कंडीशन यही है कि सभी पार्टनर उस चीज के लिए तैयार होने चाहिए। यदि सभी तैयार नहीं होंगे तो नहीं ला सकते। ठीक है, तो माइनर समझ गए ना, 18 साल से कम उम्र का जो व्यक्ति है वो भी पार्टनरशिप में आ सकता है। ओके, नेक्स्ट है, अ पर्सन may be admitted as a partner either with the consent of all the existing partner on the accordance with an express agreement among the partner। तो बेटा यदि किसी दूसरे नए पार्टनर को आप एडमिट कर रहे हो, एडमिट मतलब किसी नए पार्टनर को आप लेकर आ रहे हो, तो कोई एक अकेला पार्टनर नहीं लेके आ सकता। जब तक सभी पार्टनर की सहमति नहीं होगी, जब तक सभी पार्टनर एग्री नहीं होंगे, तब तक आप किसी नए पार्टनर को लेकर नहीं आ सकते। ठीक है, तो यदि 3 पार्टनर है, एक और चौथा पार्टनर आप लेकर आ रहे हो, तो इस कंडीशन में जो पहले से जो 3 ऑलरेडी पार्टनर्स है, उनकी परमिशन, उनका एग्रीमेंट होना जरूरी है, उनका एग्री होना होगा, मतलब उनका भी वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो एक अकेला पार्टनर है वही लेकर आ गया एक और नए पार्टनर को, ऐसा नहीं है। यदि नया पार्टनर आ रहा है तो सभी की सहमति से आना चाहिए। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा देखो, ये सेक्शन 31 के अंतर्गत है। ठीक है, हालांकि नहीं आएगा बट देख लो। नाउ लास्ट इसके बाद का है 3rd वाला, पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म ईदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर। अब जैसा यहाँ पे एडमिशन के टाइम हुआ था ना, वैसे ही रिटायरमेंट के टाइम पर भी है कि यदि बेटा कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो वो कैसे होगा, सभी पार्टनर के मतलब कंसेंट से हो सकता है। सभी पार्टनर के मतलब सभी पार्टनर, यदि मान लो 3 पार्टनर्स हैं, तीनों ये चाहते हैं कि भैया इसको रिटायर कर दिया जाए, सबकी ये सहमति है तो वो हो गई रिटायर। और यदि सबकी इच्छा नहीं है, लेकिन उस पार्टनर का खुद का यदि वो है कि यार मैं अब रिटायर होना चाहता हूँ, तो उसको कोई रोक भी नहीं सकता, है ना। या तो सभी पार्टनर चाह रहे हो कि ये पार्टनर चला जाए, रिटायर हो जाए, तो फिर हो गई, वो खुद भी चाह रहा हो और बाकी के भी चाह रहे हो तो भी रिटायर हो जाएगा।
और यदि वो खुद ही चाह रहा हो कि मैं रिटायर हो जाऊं, भले बाकी नहीं भी चाह रहे हो, लेकिन वो खुद ही यदि चाह रहा है तो वो भी रिटायर हो सकता है। वो अपना एग्रीमेंट बता सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, सभी पार्टनर को ये बता सकता है कि मैं अब रिटायर होना चाहता हूँ। क्लियर है, समझ आया? तो ये 3 पॉइंट्स इसके आगे और देख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो ये 3 हो गया। उसके बाद नंबर 4 देखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपल्सरी। तो बेटा यदि आप पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना कोई कंपलसरी नहीं है। अब देखो, कंपनीज जो होती है ना, कंपनी बड़ी बड़ी आपने देखी होंगी, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है ना। कंपनीज एक्ट के तहत उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, जो भी कंपनीज आती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पार्टनरशिप फर्म को लेकर क्या कहा गया है कि इनका रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी, ऑप्शनल है। चाहो तो करवा लो, अदरवाइज ना भी चाहो तो ठीक है, चल जाएगा काम, है ना। आखिरी है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप डीड अ फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। कई बार क्या होता है ना बेटा, 3 पार्टनर है, मान के चलो 1 2 3। अब भाई ये 3 कहने के थे पार्टनर, लेकिन इसमें जो पूरा फर्म में जो काम जो करता था वो यही करता था, ये सबसे ज्यादा एक्टिव था। होता है ना, होता है। अब हम जैसे 3 बहन होती हैं यदि, तो उन 3 बहनों में से एक जो है वो बड़ी एक्टिव होती है, वो सब कर लेती है, बाकी 2 तो कहने की है। वो एक बहन जो है वो सारा काम कर लेती है, घर का भी, बाहर का भी, पढ़ाई का भी, खाने बनाने का भी, सबका काम कर लेती है वो, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी ऐसा है कि यदि बेटा 3 पार्टनर्स हैं, उनमें से लेकिन एक ऐसा पार्टनर था जो सबसे ज्यादा एक्टिव था, मतलब पूरा काम बिजनेस का संभालता था, पूरा मैनेजमेंट करता था, हर चीज फाइनेंस को लेकर के, मैनेजमेंट को लेकर के, कैपिटल का कैसे क्या करना है, सारी चीजें वो एक ही करता। ये 2 तो बस नाम के थे, हाँ आ जाते थे कभी कभार देखने के लिए, है ना, संडे टू संडे आ जाते थे, पर ये जो है डेली आता था, डेली सारी चीजें संभालता था। अब मान लो इसी की यदि डेथ हो जाए, इसी की डेथ हो जाए, यदि जो मेन था उसी की डेथ हो जाए, तो क्या ये दोनों बिजनेस को चला पाएंगे? क्योंकि इनको तो कुछ पता ही नहीं है, पूरी ABCD तो उसी को पता थी, चलाता तो बिजनेस वही था, ये तो केवल नाम के पार्टनर थे। तो इस कंडीशन में आप पार्टनरशिप फर्म का चलना पॉसिबल ही नहीं है। तो अब क्या होगा, ना चाहकर भी इनको फर्म बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मेन था वही चला गया, जो सब कुछ करता था, यदि उसी की डेथ हो गई है तो ना चाहते हुए भी ये दोनों को फर्म डिसॉल्व करनी पड़ेगी। डिसॉल्व मतलब फर्म बंद करनी पड़ेगी। अब कोई पार्टनरशिप फर्म फिर नहीं चलेगी, ठीक है। और यदि ये चला सके, इनका यदि है कि नहीं हम तो कर लेंगे भैया, हम सब संभाल लेंगे, हमको पता है, तो फिर ये कंटिन्यू भी करें, है ना। डिपेंड करता है कि एक पार्टनर के जाने से चाहे तो फर्म कंटिन्यू भी कर सकते हो, अदरवाइज डिसॉल्व भी कर सकते हो। बचे हुए पार्टनर पे वो डिपेंड करता है। यदि बचे हुए पार्टनर तैयार हैं तो भैया कंटिन्यू करो, और यदि वो तैयार नहीं है तो फिर फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाता है। क्लियर है? तो ये कुछ और एक्स्ट्रा चीजें थी, एक्स्ट्रा प्रोविजंस थे बेटा जो आपके पार्टनरशिप एक्ट में थे। अब लास्ट में ये नोट क्या दिया है, देखो, इट शुड बी नोटेड दैट अबव प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आर अप्लाइड व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और वेयर इट एग्जिस्ट इट डज नॉट हैव अ क्लॉज। समझ आया? पहले ये बात मैंने बता दी थी आपको, है ना, कि बेटा ये जितने भी हमने अभी प्रोविजंस पढ़े हैं ये कब होते हैं अप्लाई, जब आपके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनर्स के बीच में यदि कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, इस कंडीशन में ये चीजें अप्लाई होती हैं, ये प्रोविजंस उस कंडीशन में अप्लाई होते हैं। और यदि पार्टनरशिप डीड है भी तो एक आध कुछ ऐसा मैटर है जिसको लेकर के पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं कहा, मतलब पार्टनरशिप डीड उस पर्टिकुलर मैटर को लेकर के यदि साइलेंट है, तब ये प्रोविजंस हम फॉलो करते हैं। क्लियर? तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो कहानी बेटा सभी को समझ में आ गई बढ़िया तरीके से। तो ये हमने क्या डिस्कस कर लिया है आज बेटा, कुछ प्रोविजंस जो आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत दिए गए हैं, जिन्हें हम कब अप्लाई करते हैं, जब पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, ठीक है। समझ में आ गया? जिसमें से ये तो कुछ एडिशनल थे, इंपॉर्टेंट जो है बेटा वो ये 5 है, याद रखना। एक बार और फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस बराबर बटेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, और अगर पार्टनर से लोन लिया है फर्म में तो फर्म कंपलसरी है उसको 6% इंटरेस्ट पूरे साल का देगी,
और किसी भी तरीके की सैलरी कमीशन पार्टनर को पे नहीं करेगी फर्म। क्लियर? ये 5 है चीजें इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा। इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, एग्जाम में भी आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आज की क्लास यही थी जिसमें हमें प्रोविजंस डिस्कस करने थे। उम्मीद करती हूँ आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। सेशन पसंद आया हो तो बेटा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, ये जो हमारा चैनल है टीच टेक कॉमर्स, इसमें आपको कॉमर्स की क्लासेस मिलने वाली है, ना सिर्फ अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स और बिजनेस, तीनों सब्जेक्ट्स के आपको प्रॉपर क्लासेस मिल जाएंगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली क्लासेस जुड़े रहिएगा। ऑलराइट, तो चलिए फिर आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।